हेलो बच्चों, कैसे हाल चाल हैं। एकदम बढ़िया सब, फर्स्ट क्लास, मज़े में। देखो बच्चों, हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के अगले वीडियो पर आ गए हैं और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपस में इक्वल हैं तो कब इक्वल होंगी। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, देखो बच्चों, जैसे कि मान लो मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x1 प्लस आई वाई वन और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है x2 प्लस आई वाई टू और ये दोनों आपस में इक्वल हैं अगर। ठीक है, मान लो अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं जो कि आपस में इक्वल हैं, तो देखो अगर ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं, मतलब इफ दीज टू नंबर्स आर इक्वल, तो देखो ऐसे में क्या होगा, रियल पार्ट के बराबर होगा एंड इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा। ठीक है, x1 x2 आपस में बराबर होंगे, रियल के बराबर होगा और इमेजिनरी आपस में बराबर होगा। बात समझे, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल हमसे कहा जाए कि इफ 2 प्लस आई प्लस 3i माइनस एक्स, ठीक है, इक्वल टू y माइनस 2i प्लस, ठीक है, प्लस 4 माइनस 2x। ठीक है, मान लो ऐसा हमें दिया जाए और कहा जाए कि x और y निकालिए, फाइंड x एंड y। x और y की वैल्यू हमसे कहा जाए कि निकालो। बात समझे। देखो, तो सबसे पहला काम मेरा क्या होगा कि हमें दोनों तरफ रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग करना होगा, है ना। रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों तरफ हमें अलग अलग करना होगा। देखो जैसे इधर ये टर्म है ना 2 माइनस एक्स और ये देखो i, तो i प्लस 3i। ठीक है, तो कुल मिला के इसको 4i लिख सकते हैं। और इधर देखो क्या हुआ, ये टर्म है जिसमें i नहीं है, 4 माइनस 2x और प्लस i इंटू वाई माइनस 2। बात समझे। अब देखो ये इधर रियल है और ये रियल है, रियल को रियल से इक्वल करो और इमेजिनरी को इमेजिनरी से इक्वल करो, है ना। तो क्या होगा बोलो, ये होगा 2 माइनस एक्स इक्वल टू 4 माइनस 2x, रियल को रियल से इक्वल किया एंड इमेजिनरी को इमेजिनरी से इक्वल करो तो 4 बराबर क्या होगा, y माइनस 2। बस समझे। देखो ये क्या हुआ, ये हो गया x बराबर 2। यहां पर देखो क्या हो गया, y बराबर 6 हो गया। तो x और y की वैल्यूज यहां पर देखो हमको मिल गई। तो ऐसी कोई भी इक्वेशन हो, इसका देखना बहुत एप्लीकेशन है। इस छोटे से कॉन्सेप्ट का कॉम्प्लेक्स नंबर में बहुत एप्लीकेशन है, बड़े बड़े सवाल इससे जो है बेटा वो सॉल्व होते हैं। इस छोटे से कॉन्सेप्ट से बड़े सवाल देखो यहाँ पर सॉल्व होते हैं। बस समझे। लिखो जरा इसको, देखते हैं, बताते हैं आपको कैसे इसका देखो एप्लीकेशन है। देखो मतलब यहाँ पर x और y दो अलग अलग प्रकार के वेरिएबल थे, तो दोनों की देखो वैल्यू हमने निकाल दी। बात समझे ना। एक था x और एक था y, दो अलग अलग प्रकार के देखो यहाँ पर वेरिएबल हैं। देखो मान लो अगर हमें क्वेश्चन दिया जाए कि फाइंड x इफ x स्क्वायर प्लस 2i बराबर 4 माइनस xi, ऐसा दिया जाए। ठीक है,
अब देखो क्या है, फिर से हम रियल को रियल के बराबर करें तो इधर एक्स स्क्वायर इधर 4, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4। इमेजनरी को इमेजनरी के बराबर करें तो क्या होगा बोलो, 2 इक्वल टू माइनस एक्स। ठीक है, देखो यहां से x क्या आ गया प्लस माइनस 2, और यहां से x क्या आ गया -2। ध्यान रखना, आप कहते हो ना बीच में एंड है, एंड रियल रियल के इक्वल एंड इमेजनरी इमेजनरी के इक्वल, बीच में एंड है। एंड का मतलब ये हुआ कि जैसे यहां भी देखो x है, यहां भी x है, अब आप वो x लेना है जो इन दोनों में कॉमन है। मतलब यहाँ प्लस माइनस 2 है, यहाँ -2। जैसे कई बच्चे सोचते हैं कि हमें दो आंसर मिल गए, x बराबर प्लस माइनस 2 ना, दो आंसर नहीं मिल गए, गलत है ये, दो आंसर नहीं। दो कैसे, इसमें और इसमें हमें कॉमन चीज लेनी है। देखो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है x बराबर -2, यही हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया। दोनों के बीच में एंड है ना, तो ऐसी वैल्यू लेनी है जो दोनों में आए, या ये कह दो कि दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। देखो जैसे एक प्लस -2 है, तो एक जगह 2 और -2 दो चीजें हैं, और एक जगह खाली -2 है। ठीक है, इधर प्लस माइनस दो चीजें, इधर खाली -2 है। अब अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लें, दोनों में कॉमन लें, तो क्या आएगा -2 आएगा। बताओ, मतलब दोनों में कॉमन, तो इसीलिए हम कहते हैं इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। बात समझे। जैसे कि मान लो ऐसा क्वेश्चन है, अब देखो इंटरसेक्शन इसलिए लेना है क्योंकि दोनों में सेम वेरिएबल है। जैसे अगर एक x होता एक y होता तो उसका इंटरसेक्शन नहीं लेते, वो x और y अलग अलग ही रहेगा। इंटरसेक्शन इसलिए लेना है कि दोनों में सेम वेरिएबल है। इस बात को जरा समझो ध्यान से। देखो फाइंड x इफ x प्लस 3i बराबर 2 प्लस xi, ऐसा मान लो क्वेश्चन है। तो फिर वही देखो, रियल को रियल के इक्वल करो तो क्या होगा, x बराबर 2 एंड 3 बराबर x, तो x बराबर 2 एंड x बराबर 3। देखो दोनों का एंड, एंड का मतलब दोनों का इंटरसेक्शन। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन 5 आ जाएगा। जैसे ये मत कहना कि दो आंसर आ गए 2 और 3, मजा आ गया, दो आंसर आ गए ना, दो आंसर नहीं आ गए, दो आंसर नहीं आ गए बच्चों। देखो एक में 2 है और एक में 3 है। अब आपको a और b का इंटरसेक्शन चाहिए, तो क्या होगा 5, दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं, तो यहां से x बिलोंग्स टू 5, मतलब नो वैल्यू ऑफ x, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ध्यान से समझ लेना, क्योंकि सेम वेरिएबल है। जब सेम वेरिएबल होता है बीच में एंड होता है, और ये चीज कई जगह यूज होती है। जैसे जब दो वेक्टर बराबर होते हैं तो वहां पर भी ये कॉन्सेप्ट यूज होता है। आगे चल के पढ़ेंगे 12th में, जब दो मैट्रिसेस बराबर होती हैं तो वहां पर भी ये कॉन्सेप्ट यूज होता है। अगर आप 12th पास बच्चे हैं तो इस बात को समझ लो कि जैसे दो वेक्टर बराबर होंगे तब भी i का कोफिशिएंट इक्वल, j का इक्वल, k का इक्वल, बीच में एंड, और दो मैट्रिक्स बराबर होती हैं तो वहां पर भी तुमको मैंने ये कॉन्सेप्ट समझाया होगा। तो हर जगह सेम वेरिएबल है तो इंटरसेक्शन, अगर एक x है एक y है तो वो दोनों अलग अलग ही रहेंगे। x की वैल्यू अलग लिखी जाएगी, y की वैल्यू अलग। वहां पर अलग अलग वेरिएबल होते हैं तो वहां इंटरसेक्शन जैसी कोई चीज नहीं लेते हैं। बस समझे। देखो जैसे कि मान लो मैं तुम्हें एक दो और क्वेश्चन देखो देता हूं, अच्छे लिखो जरा बच्चों इसको ध्यान से। पहले देखो, जैसे कि मान लो अगर हमें क्वेश्चन दिया जाए सॉल्व इक्वेशन z² प्लस z माइनस 1 बराबर 0। अब देखो ये z में एक इक्वेशन है, कॉम्प्लेक्स नंबर में इक्वेशन है ये, ठीक है। तो z की वैल्यू निकालनी है, तो जैसे क्वाड्रेटिक में करते हैं वैसे करो, कोई दिक्कत थोड़ी है।
भाई देखो ए क्या है बोलो 1 है, बी क्या है बोलो 1 है, और सी क्या है बोलो -1 है। तो z बराबर क्या होगा -b प्लस माइनस √b² -4ac और अपॉन 2a। तो देखो z की दो वैल्यू आ गई हैं और दोनों रियल हैं, हो सकती है रियल, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मान लो अगर ऐसा क्वेश्चन दिया जाए, सॉल्व z² प्लस z बार बराबर 0, अगर अकेला z है तो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल वैसे सॉल्व करना है जैसे हम अपने सिंपल इक्वेशन में करते हैं। यहां पर एक जगह z एक जगह z बार है। अब देखो ये डायरेक्ट आप सॉल्व नहीं कर सकते इस मेथड से, अब ये इक्वेशन इस मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते। तो ऐसे में क्या करना होता है, देखो इसको सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, z को x प्लस आई वाई मान लेंगे, ठीक है। अब देखो z को x प्लस आई वाई रख दो, तो x प्लस आई वाई का स्क्वायर प्लस z बार, देखो z बार का मतलब होता है इसका कंजुगेट, कंजुगेट का मतलब आयोटा का साइन चेंज कर दो, ठीक है। z बार का मतलब क्या होता है कि z का कंजुगेट, कंजुगेट का मतलब होता है कि आप आयोटा का साइन बदल दीजिए। तो क्या हुआ बोलो, x माइनस आई वाई बराबर 0 हो गया, ठीक है। देखो इसका स्क्वायर ओपन करें, x² प्लस आई वाई का होल स्क्वायर प्लस 2x आई वाई प्लस का x माइनस आई वाई बराबर 0। अब देखो क्या हुआ समझो, x² i² y² अलग अलग होगा, i² की वैल्यू -1 हो जाएगी, तो माइनस का y² और प्लस x देखो एक साथ लिया, i कॉमन लिया तो 2xy माइनस y एक साथ लिया बराबर, इधर देखो क्या है कि इसको लिख लें 0 + 0 आयोटा। अब देखो फिर वही दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं तो रियल को रियल के इक्वल करेंगे और इमेजनरी को इमेजनरी के इक्वल करेंगे। देखो क्या होगा, x² माइनस y² प्लस x बराबर हो जाएगा 0 और 2xy माइनस y बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, बस समझे। देखो अब क्या है, इनके बीच में भी ध्यान रखना एंड है, एंड। अब देखो यहां पर एंड का मतलब क्या, दो अलग अलग इक्वेशन के बीच में एंड है, रियल रियल के इक्वल एंड इमेजनरी इमेजनरी के इक्वल। देखो जैसे कि मान लो मैंने ये पहला वाला इक्वेशन लिया, इसको लिया 2xy माइनस y बराबर 0, इसमें से y कॉमन लिया 2x माइनस 1 बराबर 0। अब देखो 2x माइनस 1 बराबर 0 और y, देखो यहाँ पर और है, जब दो चीजें मल्टीप्लाई होती हैं ना और उनका मल्टीप्लाई 0 होता, ध्यान देना, अगर दो चीजें मल्टीप्लाई हैं उनका मल्टीप्लिकेशन 0 है तो x 0 होगा और y 0 होगा, नॉट एंड, यहाँ पर और होता है। और का मतलब क्या हुआ, और का मतलब क्या है कि खाली x भी 0 हो सकता है, खाली y भी 0 हो सकता है और दोनों भी हो सकते हैं, ध्यान रखना। खाली हो सकता है खाली 0 x 0 हो y 0 ना हो सकता है खाली y 0 हो और x 0 ना हो सकता है दोनों 0 हो, तो सब कुछ इसमें आ गया और में, ध्यान रखना। अब देखो यहां से x = ½ और y = 0, देखो ध्यान देना, हमें z चाहिए, z का मतलब x और y चाहिए। अब देखो इन दोनों के बीच में और है, तो अगर x ये लेंगे तो ये y हो भी सकता नहीं भी हो सकता है, इसलिए जब हम z निकाल रहे हैं तो ये मत समझना x को ये लेके y को ये लेके z बन जाएगा वो आंसर होगा, कभी नहीं होगा। अगर तुमने x को ½ लिया, y को 0 लिया और x y यहाँ रखा तो जो आंसर मिलेगा वो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, वो गलत आंसर होगा। क्यों? क्योंकि इनके बीच में और है, और का मतलब ये हुआ कि जरूरी नहीं है कि x के ½ होने पर y 0 हो ही जाए, हो सकता y 0 ना हो, इसीलिए ऐसा है। तो यहां से जो एक्स वाई निकला है वो इसको लेकर के z अगर आप बनाओगे तो वो गलत आंसर होगा, इस बात को समझ लो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है, आईआईटी का आया हुआ सवाल है ये बेटा, और ऐसे कई सवाल आईआईटी ने पूछे हैं इस टाइप के क्वेश्चंस, इनको सॉल्व करने का यही एक सबसे अच्छा तरीका होता है।
जो मैं बता रहा हूँ, z को x प्लस आई वाई मान्य कर लेते हैं। अब देखो करना क्या चाहिए हमको, समझो। देखो जैसे क्या होगा बच्चों, ये जो यहां से x की वैल्यू हाफ निकली है ना, ये इसमें रखो, इस वाली क्वेश्चन में रखो। तो x बराबर हाफ इसमें रखो, तो क्या होगा 1/4 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1/2 बराबर 0। तो वाई स्क्वायर बराबर 1/4 प्लस 1/2, वाई स्क्वायर बराबर 4, 1 प्लस 2, तो वाई स्क्वायर बराबर 3/4। तो y की वैल्यू प्लस माइनस √3/2। अब देखो समझो, चूंकि इनके बीच में एंड है, तो ये जो x यहां से निकला है ये इसमें रखा तो y निकला। अब ये x और ये y हमारा सही आंसर होगा। मतलब अब देखो हमें z चाहिए था ना, z बराबर क्या है x प्लस आई वाई। तो एक बार x को हाफ लो और y को ये लो, तो क्या बना हाफ प्लस आयोटा √3/2। एक बार x को हाफ लो और y को ये लो, तो z क्या बना हाफ माइनस आयोटा √3/2। तो देखो ये हमारे दो आंसर यहां से आए z के। अच्छा अब देखो जैसे y यहां 0 है, तो ये जो y0 है ना, y0 ये फिर इसमें रखो, और देखो क्या हुआ, यहां से x मिलेगा। क्या हुआ, x हुआ 0 और x हुआ -1। देखो ये x0 और y0, तो z क्या बनेगा, देखो ये क्या बनेगा 0 + 0, और x - 1 y0, तो z क्या बनेगा -1 + 0। देखो ये दो z हमें और मिल गए। तो ये चारों के चारों हमारे आंसर है। मतलब एक इक्वेशन से निकला x y दूसरे में रखना है, इससे x मिलेगा वो यहां रखोगे तो y मिलेगा, वो x y आंसर होगा। या इससे y मिलेगा वो यहां रखोगे तो x मिलेगा, वो x y आंसर होगा। देखो ये हर आंसर जो है इसको सेटिस्फाई करेगा। ऐसे z को 0 रखो, देखो सेटिस्फाई हो रहा है। z अगर 0 है तो z बार भी 0 होगा। z को -1 रखो, क्योंकि -1 + 0 आयोटा मतलब -1। देखो ऐसे z को -1 ले लो, तो z बार भी क्या होगा -1 ही होगा, क्योंकि z बार में आयोटा का साइन चेंज करते हैं, इसमें आयोटा है ही नहीं। अगर z को -1 लोगे तो z बार भी -1 होगा। देखो ये यहाँ रखो, तो z² क्या हो गया 1, और ये -1 वैल्यू 0। इसका मतलब देखो ये चारों के चारों जो इसको भी देखोगे ये भी सेटिस्फाई करेगा। तो हमारे 4 आंसर आए, ये और ये। देखो वो ये नहीं पूछता आंसर क्या क्या है, वो ऐसा पूछता है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। अब देखो तुम सोचोगे तो क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन है, इसके तो 2 आंसर होने चाहिए, 4 कैसे हो गए। तो कॉम्प्लेक्स में कुछ भी हो सकता है। तुम सोचोगे सर ये तो क्वाड्रेटिक है, इसके 2 आंसर होने चाहिए, 4 कहाँ से आ गए। भैया वो जो रूल नियम कानून हम पढ़ते हैं ना क्वाड्रेटिक में, वो तब सही है जब उसमें रियल वेरिएबल हो, रियल वेरिएबल। यहाँ पर ये इमेजनरी इक्वेशंस हैं, तो इमेजनरी में वो सब नियम कानून फॉलो नहीं करते हैं, यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो 1 2 3 और 4 हमारे क्वेश्चन के 4 आंसर आ गए, है ना। वो जो हम पढ़ते हैं कि d पॉजिटिव है तो रूट्स रियल, ये वो सब सही होता है जब हमारे जो इक्वेशंस होते हैं उनके कोफिशिएंट्स रियल हो। देखो जैसे मैं तुम्हें छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लो मैं ये लिखता हूँ x² + x आयोटा बराबर 0। अब देखो यहाँ कोफिशिएंट इमेजनरी है, आप x को कॉमन ले लें, तो x + आयोटा बराबर 0। तो x की वैल्यू क्या मिल गई 0, और x की वैल्यू क्या मिल गई माइनस आयोटा। अब देखो एक रूट रियल है कि, जबकि हमने पढ़ा था कि रूट्स हमेशा पेयर की फॉर्म में रहते हैं, कि अगर एक रूट है प्लस आयोटा तो दूसरा माइनस आयोटा होना चाहिए। ऐसा हमने पढ़ा था कि अगर एक रूट अल्फा प्लस आई बीटा है तो दूसरा अल्फा माइनस आई बीटा होना चाहिए। लेकिन देखो यहाँ ऐसा नहीं है, एक माइनस आयोटा तो एक 0 है। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि देखो कोफिशिएंट इमेजनरी है इसीलिए। तो इमेजनरी कोफिशिएंट वाली क्वेश्चन में कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ मत समझना कि जितने डिग्री है उतने ही रूट्स होंगे, यहाँ रूट्स कम ज़्यादा कुछ भी हो सकते हैं। तो ये देखो मैंने आपको एक सवाल बताया
कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को सॉल्व करने का क्वेश्चन। तो ध्यान रखना इसमें एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर बीच में एंड है तो एक जगह से निकला हुआ x दूसरे में रख करके y देगा, वो आंसर बनेगा, या एक जगह से निकला हुआ y दूसरे में रखेंगे x देगा, वो आंसर होगा। मतलब वो x y लेने हैं। सेम इक्वेशन से x y लोगे वो सेटिस्फाई नहीं करेंगे। जैसे ये x और ये y लोगे, z बनाओगे तो वो सही आंसर नहीं बनेगा, वो गलत आंसर होगा। बस समझे बच्चों। तो ये हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस को सॉल्व करने का एक मेथड सीखा और बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ हमने बेटा सीखी, काफ़ी इसका एप्लीकेशन है। इसके और भी कई सवाल अभी आएंगे आगे। अभी पहले थ्योरी बताते समय मैं मेन सवाल करा रहा हूँ, फिर मैं आपको एक साथ बहुत सारे आईआईटी के क्वेश्चंस, एनसीईआरटी के क्वेश्चन, मेंस के, एडवांस के, वो सारे मैं आपको 1 बाय 1 कराऊंगा। तो पहले अभी थ्योरी पढ़ते समय हम लोग कुछ बेसिक बातें सीख रहे हैं, फिर इन सब के सवाल अलग अलग हमारे सामने आएंगे। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए सवालों के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।